नमस्कार विद्यार्थियों। हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था गुप्तकालीन शासकों के बारे में। अब हमें पढ़ना है गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। आपको पता है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अब हम आते हैं गुप्तकालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पर। आप सभी को पता है कि मौर्य काल में एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जबकि गुप्त काल में उसके विपरीत विकेंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत होती है, जो कि धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्था की ओर बढ़ती चली जाती है। गुप्त काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था, वंशानुगत व्यवस्था तथा सबसे बढ़कर राजा के देवीय अधिकार को मान्यता दी गई थी। उल्लेखनीय है कि कुषाणों ने स्वयं को देवपुत्र कहा था, जबकि गुप्तों ने स्वयं ही देव की उपाधि धारण की थी। मनुस्मृति इस देवीय सिद्धांत का समर्थन करती है। बाणभट्ट भी इससे सहमत नहीं है। गुप्त सम्राटों ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण किया था और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा छोटे शासकों पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की थी, जैसा कि उनके अभिलेखों और साहित्यों से हमें इस बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। गुप्त अभिलेखों में अप्रतिरथ की उपाधि केवल समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए काम में ली गई है। अप्रतिरथ का अर्थ होता है अद्वितीय योद्धा, महान योद्धा। राजपद वंशानुगत था, पर राजगद्दी हमेशा बड़े पुत्र को नहीं मिलती थी। राजा को धर्म के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का रक्षक बताया गया है। राजा को विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता था। गुप्त काल में 532 ईस्वी के यशोवर्मन के अभिलेख में शासकों को चारों वर्णों के हितों का रक्षक बताया गया है। मैंने अभी बताया आपको, वही बताया गया कि मौर्य काल के केंद्रीय नियंत्रण के विपरीत गुप्त प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। गुप्त शासक पराजित शासकों के साम्राज्य का अधिग्रहण करने के स्थान पर उनसे अधीनता स्वीकार करवाकर उनसे वार्षिक कर तथा उपहार लेकर ही संतुष्ट रहे। उनके आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं किया। अतः गुप्त राजनीतिक व्यवस्था सामंती हो गई थी। इससे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री और अमात्य होते थे और मंत्री परिषद का अस्तित्व भी था। गुप्त काल में साम्राज्य को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में निम्न रूपों से बांटा गया था। सर्वप्रथम क्या था? प्रांत, उसके बाद जिला या नगर, उसके बाद तहसील, उसके बाद पैठण या पीठ, और सबसे प्रशासन की छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। अब आते हैं हम प्रांत पर। इसे देश, अवनी व भुक्ति कहा गया तथा इसका प्रशासक उपरिक कहलाता था, जो प्राय राज परिवार से ही होता था, किंतु योग्य व्यक्तियों के चयन की संभावना भी मौजूद थी। सीमावर्ती प्रांत के अधिकारियों को गोप्ता कहा जाता था। जिला अधिकारियों को विषयपति तथा जिले को विषय कहा गया है। विषय के अधिकारियों को कुमारामात्य भी कहा जाता था, जो आधुनिक आईएएस की तरह होते थे।
नगर के अधिकारी को क्या कहते थे? पुरपाल कहते थे। विषयपति एक समिति की सहायता से जिला प्रशासन या नगर प्रशासन को चलाता था। उस समिति में कौन कौन सदस्य थे ये देखिए आप। उसमें थे नगर श्रेष्ठी, ये होता था नगर के महाजनों का प्रमुख क्या होता था? नगर श्रेष्ठी। फिर है व्यवसायियों का प्रमुख सार्थवाह। फिर है प्रथम कुलिक, यह होता था प्रधान शिल्पी, यह होता था प्रथम कुलिक। और प्रथम कायस्थ, यह होता था मुख्य लेखाकार। तो ये 4 प्रकार के लोग इस समिति में होते थे जो कि विषयपति की सहायता करते थे। गुप्त काल में तहसील को वीथी कहते थे तथा ग्राम समूह की छोटी इकाई को पैठन या पेठ कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्राम प्रशासन की सहायता से करता था। मध्य भारत में इसे पंचमंडली कहा जाता था। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख से ग्रामीण अधिकारियों के रूप में ग्रामिक, कुटुंबिन व महत्तर का उल्लेख हमें मिलता है। अवकुला अधिकारी नामक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी का भी उल्लेख हमें उस समय का मिलता है। गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बिंदु हमें यह दिखाई देता है कि मुख्य प्रशासनिक पदों का अनुवांशीकरण होने लगा था और एक ही व्यक्ति कई प्रमुख विभागों का अधिकारी हो सकता था, जैसे कि हरिसेन, वह कुमारामात्य, उपरीक और संधि विग्रहिक जैसे पदों पर रहा। तो ये 2 प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु हमें गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था में दिखाई देता है। क्या क्या है? एक तो प्रशासनिक पदों का अनुवांशीकरण होने लगा था और दूसरा एक ही व्यक्ति कई प्रमुख विभागों का अधिकारी हो सकता था, जैसे कि हरिसेन था। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण पद, उन्हें क्या कहा जाता था गुप्त काल में? मुख्य सेनापति, इसे कहा जाता था महाबलाधिकृत। क्या होता था? मुख्य सेनापति। घुड़सवार सेना का प्रधान भट्टासुपति। हाथी सेना का प्रधान महापीलुपति। विदेश मंत्री, जिसका प्रथम उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, उसे कहा जाता था संधि विग्राहक। मुख्य न्यायाधीश होता था महादंड नायक। वैशाली व नालंदा से न्यायालय की मुद्राओं के साक्ष्य हमें मिले हैं। महाप्रतिहार, यह होता था राजमहल का रक्षक। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का प्रधान होता था। विनय स्थिति स्थापक, नैतिक आचरण धर्म संबंधी मामलों का अधिकारी कौन था? विनय स्थिति स्थापक। इसके बाद होता पुस्तपाल, कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। क्या कहलाता था? पुस्तपाल। ध्रुवाधिकरण, यह होता था राजस्व वसूली का अधिकारी। उत्तर वैदिक काल में इसे भागदुदा, मौर्य काल में समाहर्ता कहा गया है और जबकि गुप्त काल में क्या कहा गया है? ध्रुवाधिकरण। ध्यान रखने योग्य बात है। कर्णिक व महाअक्ष पाटलिक, ये होते थे भू अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी तथा महाअक्ष पाटलिक राजकीय पत्र व्यवहार का भी अधिकारी होता था। उसके बाद था साधनिक, ऋण तथा जुर्माने का अधिकारी। क्या कहलाता था? साधनिक। तो ये थे गुप्तकालीन महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जो उनके पद थे। तो ये तो था हमारा गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। न्याय व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।